हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब बच्चों? आप सभी का 10th क्लास की विज्ञान विषय के इस वीडियो में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास विज्ञान का पाठ 9 प्रकाश हिंदी मीडियम का। और स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दर्पण सूत्र का सत्यापन। जो गोलीय दर्पण होते हैं उन गोलीय दर्पणों का एक सूत्र होता है और उस सूत्र को किस प्रकार से हम सत्यापित कर सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं वो हम यहाँ पर चेक करने जा रहे हैं। तो बच्चों, दर्पण सूत्र क्या होता है? ठीक है ना। दर्पण सूत्र को हम पहले परिभाषित करते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी राशियाँ आती हैं उनको चेक करते हैं और फिर उन्हीं के हिसाब से हम दर्पण सूत्र का सत्यापन करेंगे। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखो, दर्पण सूत्र किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से बिंब दूरी, बिंब मैंने बताई दी आपको, कहते कह सकें हम वस्तु थे। दर्पण के ध्रुव से बिंब दूरी को U से तथा प्रतिबिंब दूरी को V से और फोकस दूरी को F से दर्शाते हैं। ये बहुत जरूरी है बेटा, ये लाइन पर ध्यान देना। दर्पण का जो ध्रुव है, कार्तीय चिन्ह प्रपाटी के अनुसार ध्यान करो। कार्तीय चिन्ह प्रपाटी में दर्पण का जो मूल बिंदु है उसको कौन सा मानेंगे? ध्रुव को मानेंगे मूल बिंदु। और जितनी भी दूरियों को आप नापेंगे ना दर्पण से संबंधित, वो सब की सब दूरियां कहाँ से नापी जाएंगी? मूल बिंदु ध्रुव से। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है गोलीय दर्पण के ध्रुव से जो वस्तु की दूरी है उसको तो U से दर्शाएंगे और प्रतिबिंब की दूरी है उसको V से दर्शाएंगे और फोकस दूरी को किससे दर्शाओगे? F से, स्मॉल f से दर्शाते हैं। इन तीनों राशियों में समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया संबंध दर्पण सूत्र कहलाता है। ठीक है ना। अर्थात दर्पण सूत्र 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ये दर्पण का सूत्र बच्चों, ये सिद्ध करना है तुमको। प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी, फोकस दूरी। ठीक है। ये दर्पण सूत्र को सिद्ध करना। और इसका प्रश्न बन सकता है किसी गोलीय दर्पण से, किसी गोलीय दर्पण के दर्पण सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए या फिर 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F को सिद्ध कीजिए। तो आप फटाफट से इस परिभाषा को और इस सूत्र को लिख लीजिए। मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड पर आएगा नहीं एक बार में। ठीक है ना। फटाफट से नोट करो बच्चों, वीडियो को पॉज करके। हो गया नोट? इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है ना। अब देखो, हम दर्पण सूत्र को सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले एक चित्र बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक चित्र। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दूँ
का सत्यापन। ठीक है ना। तो देखो भैया, सबसे पहले मैं चित्र बना रहा हूं। अवतल दर्पण खींच दो। ठीक है, बाहर पॉलिश हो जाएगी। ये इसका मुख्य अक्ष, यहां दर्पण का ध्रुव। क्लियर है। फोकस, प्रकाश केंद्र, सारी चीजें ध्यान रखना। एम और एन काहे कोई द्वारक, एम और एन, एन मान लो चाहे एल मान लो, या एम एल याकुत काहे को द्वारक। ठीक भाई। अब क्या करें हम, देखो मैंने एक वस्तु रख दी या जगह पे, ये वस्तु रख दी, इससे प्रकाश की किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण पर आपतित हुई। कहां से होगा परावर्तन? मुख्य फोकस से। ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण चली मुख्य फोकस से गुजरी और दर्पण पर आपतित हो गई। इसका परावर्तन कहां होगा? मुख्य अक्ष के समांतर। अच्छी तरह से देख लेना। और जिस जगह पर दोनों एक दूसरे को काट गई, वह जगह का वन को वस्तु को प्रतिबिंब। वस्तुएं दर्शाएंगे हम कई थे, पी क्यू थे। प्रतिबिंब में दर्शा रहे हैं बच्चों किससे? पी डैश क्यू डैश से। ढंग से देख लेना। ठीक है ना। तो अब ये सारे बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। यहां पर क्या था? सी, और ये क्या हो गया? एफ। ठीक है। अब देखो बेटा, दर्पण से जो वस्तु रखी है वो कितना दूर रखी है? मान लेता हूं मैं ए दूरी पर रखी है। दर्पण से जो वस्तु रखी है वो कितनी दूरी पर रखी है? ए दूरी पर। ठीक है। मान लिया दर्पण से बी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है। और मान लेते हैं सी इसकी क्या है? फोकस दूरी। मैं मान रहा हूं, सिर्फ कल्पना कर रहा हूं। ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं हम अवतल दर्पण से दर्पण सूत्र का सत्यापन। तो देखो, चित्रानुसार बड़े ध्यान से चेक करेंगे। त्रिभुज, त्रिभुज ढूंढना, पी क्यू एफ तथा त्रिभुज, चलो इस जगह पे मैं एम लिख देता हूं और इस जगह पे एल, इस एल को इस पॉइंट पे ले आऊं। ठीक है ना। और इस पॉइंट को यहां ले आऊं। एक तो त्रिभुज पी क्यू एफ है और दूसरा त्रिभुज है एम ओ एफ। दोनों समरूप त्रिभुज हैं। ढूंढिए दोनों त्रिभुजों को। पहले चित्र को ध्यान से चेक करो। त्रिभुज पी क्यू एफ, देखो पी क्यू एफ, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं। एम ओ एफ और दूसरा त्रिभुज है ये। दोनों त्रिभुजों को ढंग से देख लो। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के कैसे मान लिए हमने? समरूप मान लिए। अब देखो, तुम सोच रहे होंगे कि सर ये तो लाइन ही नहीं है सीधी, तो ये हम त्रिभुज कैसे बन गो? तो देखो, एम और ओ को आप इतने नज़दीक मान लो, बहुत नज़दीक स्थित मान लो, तो इस रेखा को हम काल्पनिक रूप से क्या मान लेते हैं? सीधी रेखा। ठीक है ना। तो मैं बनिया लाइन यहाँ नीचे लिख दूंगा। तो देखो, यहाँ चित्र में, यहाँ चित्र में
ओ व एम बिंदु, ओ और एम बिंदु इतने पास हैं, इतने पास हैं कि, इतने पास हैं कि उन्हें एक सरल रेखा माना जा सकता है, उनको एक सरल रेखा मान लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो। अब देखो बेटा, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। त्रिभुज कैसे हैं? समरूप। अगर समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? बराबर। समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? बराबर। तो देखो चेक करो, भुजा ले रहा हूं मैं पी क्यू। कौन सी भुजा ले ली? एक तो पी क्यू, और एक भुजा की बात कर रहा हूं मैं, कौन सी की? ओ एम की। भाई इसकी ये भुजा ले रहा हूं तो मुझे इसकी भी यही भुजा लेनी पड़ेगी, और दोनों समरूप है तो दोनों भुजा कैसे होंगी? समान। तो मैं इनको अनुपात लिख रहा हूं भैया। तो देखो बेटा, ओ एम बटे पी क्यू बराबर, दो भुजाओं का अनुपात आ गया, ओ एफ बटे पी एफ। ध्यान से चेक करो, ये वाली भुजा पी क्यू और ये वाली भुजा, दोनों का अनुपात समान है। इनका अनुपात ले लें, और एक भुजा ये ले ली, कौन सी? ओ एफ, या वाले त्रिभुज की 2 नंबर की, और एक भुजा इस वाले की 1 नंबर वाली, कौन सी ले ली? पी एफ। या सी पॉइंट है, भूल जाइए, मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। यहाँ पर पॉइंट कौन सा है? पी एफ। तो ई वाली भुजा और ई वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये मैंने नोट कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। चूंकि ओ एम भुजा समांतर है किसके? पी डैश क्यू डैश के। देखो ई वाली भुजा इसके समांतर हो सकती है। अरे ई वाली भुजा पी डैश क्यू डैश के समांतर हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। तो मैं अब ओ एम की जगह क्या लिख दूँ? यहाँ पे पी डैश क्यू डैश बटे पी क्यू बराबर ओ एफ बटे पी एफ। अब देखो बच्चों, मेरे को पी एफ का मान और चाहिए, क्योंकि पी एफ बराबर, पी एफ कहाँ है? देखो जब ये दोनों भुजा बेटा बराबर हैं, ओ एफ और पी एफ, तो मैं अगर या पी एफ भुजा का मान निकालना चाहता हूँ, बड़े ध्यान देना, अगर मैं पी एफ भुजा का मान निकालना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस पूरी भुजा में से मैं किसको घटा दूँ? ओ एफ को घटा दूँ, तो पी एफ बच जाएगी। भाई ओ पी भुजा में थे, अगर मैं ओ एफ घटा दूँ तो पी एफ बचेगी कि नहीं बचेगी? ओ पी माइनस क्या? ओ एफ। ओ पी में थे, ओ एफ घटा दे तो पी एफ बच गई। या इसको दोबारा सलाओ, पी डैश क्यू डैश बटे पी क्यू बराबर का आगो ओ एफ बटे ओ पी माइनस ओ एफ। समझ में आ रही है कि ना आ रही बात भाई? ध्यान से चेक करो बेटा। अब देखो, चूंकि ओ एफ क्या है बताओ? ओ एफ भुजा को मैंने क्या मान लिया था? सी। ओ एफ बराबर तो सी है। और देखो ओ पी, ओ और पी ध्रुव से वस्तु की दूरी है गई। अगर ये ध्रुव से वस्तु की दूरी है तो ये मैंने क्या मानी? ए। तो या को मान रख दो, या समीकरण उठा के ले जा रहा हूं मैं, पी डैश क्यू डैश बटे पी क्यू इक्वल टू
ओ एफ की जगह पे मुझे क्या रखना चाहिए, सी अपॉन पी, ओ पी की जगह ए माइनस सी। आ जाओ, नहीं आ जाओ कोई, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, समीकरण नंबर 1। अब देखो, इसी प्रकार त्रिभुज, 2 त्रिभुज गए। अब देखो ये 2 त्रिभुज बच रहे हैं, ध्यान से देख लो। त्रिभुज ओ एल एफ व त्रिभुज ओ एल एफ आ गो तो ओ एल एफ, ठीक है ना। और कौन सा आ जाएगा, पी डैश क्यू डैश एफ, पी डैश क्यू डैश एफ। चेक करो दोनों त्रिभुजन ने, 3 नंबर त्रिभुज, 4 नंबर त्रिभुज, या की और या की 3 और 4 की बात कर रहा हूं अब मैं, ओ एल एफ और पी डैश क्यू डैश एफ। ठीक है, दोनों, ये दोनों भी कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। और सेम वही बात है बच्चों कि ई त्रिभुज कैसे बन गो, ई त्रिभुज इसलिए बन गया कि ओ और एल इतने समीप हैं कि इनको हम क्या मान लें, सरल रेखा। यहां इस लाइन को लिख सकते हो आप, ब्रैकेट बनाओ, यहां ओ व एल बिंदु इतने समीप हैं कि इनको एक सरल रेखा मान सकते हैं। ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है ना। आगे देखो बेटा, जब त्रिभुज समरूप आगे मेरे भाइयों, तो मित्रों बताओ इन दोनों की भुजाओं का जो अनुपात होगा वो कैसा होगा, भुजाओं का अनुपात कैसा होगा बच्चों, समान। भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए, समान। अरे भुजाओं का अनुपात समान हो कि नहीं होगा, तो लिख दो समान भुजाओं का अनुपात। तो देखो ओ एल बटे पी डैश क्यू डैश, ये वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात ले रहा हूं मैं। जैसे मैंने पहले या वाली को और या वाली को अनुपात लिया हो ना, ऐसे ही अब मैं इस वाली भुजा का और इस वाली भुजा का अनुपात ले रहा हूं। इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है बच्चों किसके, ओ एफ बटे पी डैश एफ के। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात बराबर है इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के। देखो ई वाली भुजा और ई वाली भुजा के अनुपात के बराबर। समरूप त्रिभुज है इसलिए भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा। ध्यान से चेक करना, तीसरे और चौथे नंबर वाले जो त्रिभुज हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। और इन त्रिभुजों में बच्चों क्या करना है आपको, इन त्रिभुजों में हमको क्या करना है, भुजाओं का अनुपात निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, भुजाओं का अनुपात। तो देखो तीसरे त्रिभुज की ओ एफ भुजा और चौथे त्रिभुज की पी डैश एफ भुजा दोनों बराबर होंगी, तो इनको अनुपात लिख दिया मैंने। ओ एल भुजा और पी डैश क्यू डैश भुजा, इनका अनुपात लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो भाई, चूंकि ओ एल समांतर है किसके, पी क्यू के। देखना है ओ एल भुजा किसके समांतर है, पी क्यू के। तो मैं ओ एल की जगह क्या लिख दूं, पी क्यू। और चलो यहीं लिख दूं मैं क्या, पी डैश एफ को मान और निकाल लो यहीं। अब देखो आपको क्या करना है, जैसे हमने पी एफ को मान निकालो ऐसे ही पी डैश एफ को मान निकालेंगे। तो देखो ओ पी डैश जो भुजा है बामे ते अगर ओ एफ घटा दें तो पी डैश एफ रह जाओ, नहीं रह जाओ। ओ पी डैश भुजा में से ओ एफ को मैंने घटा दिया, तो अब कौन बच गया, पी डैश एफ बच गया ना। क्लियर है ना। या ओ एल की जगह तो कहा जाएगा पी क्यू बटे पी डैश क्यू डैश बराबर ओ एफ बटे ओ पी डैश माइनस ओ एफ।
अब देखो चूंकि OF बराबर तो क्या था C, भाई OF को मैंने क्या मान लिया था C। बच्चों OP डैश क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, O ते लेके P डैश के बीच में। इसको मैंने दर्शाया किसके द्वारा, किसके द्वारा, B के द्वारा। तो मान रख दो PQ बटे P डैश Q डैश बराबर C बटे B माइनस C, ठीक है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है नीचे से, ये समीकरण आ गया भैया। अब देखो भाई, पहला समीकरण कहाँ है, समीकरण नंबर 1 ये रहा। अब समीकरण नंबर 1 की तरह ही मैं अगर यह समीकरण लिखना चाहूं इसी की तरह, तो मेरे को ये उल्टा करना पड़ेगा, P डैश Q डैश ऊपर लाना पड़ेगा और PQ को नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ लिख दूं, चलो यहीं लिख दूं, या P डैश Q डैश बटे PQ बराबर क्या आ जाएगा, B माइनस C अपॉन C। आवक को नहीं आवक बताओ, समझ में आ रही कि ना आ रही, B अपॉन C आवक को नहीं आवक हो, या समीकरण नंबर 2 मान लियो। अब लिखो समीकरण 1 व 2 से। तो देखो बेटा P डैश Q डैश बटे PQ बराबर तो E है, और P डैश Q डैश बटे PQ बराबर E है, तो दोनों इस राशियों के बराबर है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ C अपॉन A माइनस C इक्वल टू B माइनस C अपॉन C, लिख सकता हूँ ना, ठीक है ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखो बेटा आगे बढ़ाओ, वज्र गुणा करने पर, इसमें वज्र गुणा कर दो, तो देखो इसका इससे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, C स्क्वायर बराबर इसका इससे करो AB माइनस C स्क्वायर माइनस BC माइनस C और माइनस C का आ जाएगा प्लस के C स्क्वायर, हो नहीं होगा। AB, अरे नहीं गड़बड़ है गई, देखो AB माइनस AC A और C को है। अब माइनस C को करो या में माइनस BC, माइनस और माइनस C का आ जाएगा प्लस C स्क्वायर, ठीक है। आगे समझ में, C स्क्वायर तो C स्क्वायर काट दो, क्या बच गया, AB माइनस AC माइनस BC बराबर 0। भाई ढंग से देख लीजिए भैया, ढंग से चेक करो। अब देखो पक्षांतरण कर रहा हूं यहां मैं पक्षांतरण करने पर AB बराबर AC प्लस BC आ गो, इन दोनों को मैं उठा के 0 की तरफ ले गया तो 2 प्लस के आएंगे, यह समीकरण नंबर 3 मान लूँ। अब देखो समीकरण 3 में ABC का भाग देने पर, समीकरण 3 में ABC का भाग दे देते हैं, तो देखो कैसे देंगे, AB बटे ABC बराबर AC बटे ABC प्लस BC बटे ABC, लग गया भाग। अब देखो AB ते AB कट गई, AC ते AC कट गई, BC ते BC कट गई, क्या बचा यहाँ पर 1 बटे C बराबर 1 बटे B प्लस 1 बटे A, यही बचा है ना भाई, यही तो बचा है। अब भैया चले जाओ थोड़े से चित्र पे, चित्रानुसार
चित्र पे आ जाओ भैया। सी बराबर का है बताओ, फोकस दूरी अति कितना है, फोकस दूरी, फोकस दूरी कैसे दर्शाएंगे बच्चों, एफ से। बी आ जाओ, बी बराबर का है, प्रतिबिंब दूरी भाई ओ ते लेके और ई पी डैश क्यू डैश प्रतिबिंबित होते, ई मैंने बी मानी, बी बराबर प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को किससे प्रदर्शित किया था, अभी मैंने परिभाषा लिखी जब, बी से। और ए बराबर का है भैया, बिंब दूरी, बिंब यानी कि वस्तु की दूरी, और बिंब दूरी को किससे दर्शाया था हमने, यू से। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नीचे नीचे चेक करो, दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखो भाई साहब, अब हम क्या करते हैं, ए और बी और सी इनके मान हम इनने लिख दें। तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, या 1/c, तो 1/c की जगह क्या लिखना चाहिए मुझे, 1/f बराबर 1/b, b की जगह क्या लिखना चाहिए मुझे, v प्लस 1/a, ए क्या है, बिंब, u। तो बेटा ये क्या आ गया, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, दर्पण सूत्र ना आगो का, दर्पण सूत्र आ गया ना। अर्थात या ऐसे लिख दो भले, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इति सिद्धम। यही क्या है, दर्पण सूत्र। यही तो सिद्ध करना था, चेक करो, यही तो सिद्ध करना था, दर्पण सूत्र। अब देखो फटाफट से देखना है आपको, आपने सबसे पहले चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि वस्तु को कहाँ रखा है, वस्तु से चलने वाली जो किरणें हैं वो किस तरह से निकलेंगी, दर्पण के जो नियम हैं उन नियमों के अनुसार, ठीक है ना। नियमों के अनुसार किरणें निकाल दी, किरणें निकालने के बाद ये हमारा वस्तु आ गया, ये हमारा प्रतिबिंब आ गया, बिंब और प्रतिबिंब दोनों आ गए। अब मैंने मान लिया अपनी तरफ से कि दर्पण से लेकर और वस्तु की दूरी को a मान लिया, दर्पण से लेकर प्रतिबिंब की दूरी को b मान लिया, दर्पण से लेकर f तक की जो फोकस दूरी है उसको f मान लिया, c मान लिया, सॉरी c मान लिया, ठीक है। ये माने हमने, जाते ही समीकरण हल है जाए, इसलिए मान लिए हमको। अब देखते हैं बेटा, चित्र अनुसार हम वर्णन करते हैं। देखो पहला और दूसरा दो त्रिभुज छांटे मैंने, चित्रानुसार त्रिभुज PQF तथा त्रिभुज MOF दोनों कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज की विशेषता होती है कि इसकी भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। तो मेरे को भुजाओं का अनुपात लिखना था, और ये बिंदु मैंने इतनी नज़दीक मान लिया कि इसको एक सीधी रेखा मान लूँ, ऐसे ही ये मान लिया, ठीक है ना। तो पहले वाले त्रिभुज और दूसरे वाले त्रिभुज के अंदर भुजाओं का अनुपात लिख रहा हूँ मैं PQ और OM में, ठीक है ना। तो OM बटे क्या लिख सकता हूँ, PQ, दो भुजाएं आ गई, और एक इस भुजा का अनुपात लिख रहा हूँ मैं OF बटे PF, OF बटे PF, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। तो देखो E और E बराबर है गई, और E और E बराबर है गई, दो भुजाओं का अनुपात आ गो दोनों त्रिभुजन को, ठीक है ना। तो तीसरी बराबर ही होगी। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो ये OM थी ये किसके समांतर मान सकते हैं हम, PQ के। तो अब OM की जगह मेरे को क्या लिखना चाहिए, PQ लिख दिया, OF बटे PF। अब मेरे को इस वाली भुजा के अंदर से PF का मान निकालना है। किसका निकालना है, PF का। अब PF का मान अगर मुझे निकालना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान चाहिए, तो क्या करूँ मैं, इस पूरी भुजा, भाई दोनों बराबर ही तो होती, पूरी भुजा में से मैंने OF का मान घटा दिया तो PF का मान आ जाएगा। तो OP माइनस OF
पी एफ अपने आप बच गया ना, तो वही मैंने यहाँ पर नोट किया है बच्चों, ओ पी माइनस ओ एफ, ठीक है ना। अब आप और चेक कर सकते हो, तो देखो ये जो आपने भाई ये दोनों त्रिभुज ले लिए, त्रिभुजन की भुजाओं का अनुपात बराबर है गो, पी एफ को मान हमने निकाल ही लियो। अब देखो भैया, या जो पी एफ हमने यहाँ लिखी ना, पी एफ की जगह पर मैंने ओ एफ माइनस ओ पी माइनस पी ओ एफ लिख दियो। अब मेरे को पता है क्या, ओ एफ को मैंने क्या मान लिया था सी, और ओ पी को मैंने क्या मान लिया था ए, क्योंकि ध्रुव से वस्तु की दूरी कितनी मानी थी ए, और ध्रुव से फोकस दूरी कितनी मानी थी सी, ठीक है ना। तो ओ एफ का मान सी लिख लिया और ओ पी का मान ए लिख लिया। अब ई वाला जो समीकरण है बच्चों, इस वाले समीकरण में मैं ये मान रख रहा हूँ, देखो ऊपर चेक करो, पी डैश क्यू डैश बटे पी क्यू सी बटे ए माइनस सी, यानी कि ओ एफ को मान तो सी दर दियो, ओ पी को मान ए दर दियो और ओ एफ को मान सी दर दियो, इसलिए ये मेरे पास समीकरण आ गया पहला। अब इसी प्रकार से तीसरा और चौथा त्रिभुज चेक करना है। अब तीसरा त्रिभुज कौन सा है, ओ एल एफ, और चौथा कौन सा है, पी डैश क्यू डैश एफ, पी डैश क्यू डैश एफ और ओ एल एफ, ई और ई तीसरा और चौथा त्रिभुज, ठीक है ना। इसके अंदर भी ये समरूप त्रिभुज हैं, भुजा बिल्कुल समीप हो गई, सीधी रेखा मान लिया इसको। और बच्चों जब ये समरूप त्रिभुज है तो इसकी भी भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, समान होगा। तो देखो ओ एल बटे पी डैश क्यू डैश, ये वाली भुजा ली है और ये वाली भुजा ली है, ठीक है ना, दोनों भुजाएं ले ली हमने। तो देखो भैया, आपने जैसे ही दोनों तीसरा और चौथा त्रिभुज की जो समरूप त्रिभुज मान लिए थे, इसकी भुजाओं का अनुपात भी हमने बराबर कर दिया, ओ एल बटे पी डैश क्यू डैश और ओ एफ बटे पी डैश एफ, ठीक है ना, पी डैश एफ ये लिख दिए हमने। अब ये जो ओ एल भुजा है ये पी डैश एफ के क्या है, समांतर है। ओ एल पी डैश, ओ एल भुजा किसके समांतर है, पी क्यू के, सॉरी पी क्यू के समांतर है। तो हम यही जगह पे मैंने पी डैश एफ को मान और निकाल दियो, ये बात है ध्यान रखियो, इसी जगह पे मैंने पी डैश एफ का मान निकाल दिया है इस वाली भुजा में से। देखो ओ पी डैश भुजा में से पी डैश एफ का मान निकालना है, तो ओ पी डैश भुजा में से आप ओ एफ को घटा दो, पी डैश एफ का बच जाएगा। वही काम मैंने यहाँ पर किया है। और फिर उसके बाद आप देखो ओ पी डैश, ओ और पी डैश ये दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, ये प्रतिबिंब में बैठी भैया, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को माना है हमने b, और ओ एफ का है c, ये लिख दिया हमने। तो बेटा c बटे b माइनस सी आ गो। अब हमने ई समीकरण जो है ना उल्टो लिखो है, और उल्टो लिखे को कारण का हो कि मोए ई समीकरण इसके समान लाना था, क्योंकि चारों के चारों त्रिभुज कैसे हैगे, समरूप हैगे। तो इन सब त्रिभुजन की जो भुजाएं वो सब एक दूसरे के अनुपात कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए ये समीकरणों का जो अनुपात है ये भी दोनों का कैसा आना चाहिए था, समान आना चाहिए। इसलिए मैंने इस वाले समीकरण को यहां पर उल्टा करके लिख दिया। पी क्यू को नीचे ले आया, पी डैश क्यू डैश को ऊपर ले गया, तो ये भी बदल गए, मान बदल गए ना। तो दो समीकरण हमको मिल गए। अब दोनों समीकरणों की बेटा क्या कर दो, आप तुलना कर दो। दोनों की तुलना कर दी हमने, तुलना करने पर हमने ये इस तरह से नोट कर दिया। अब इनमें हमने बजगुणा कर दिया, तो ये हमारे पास मान आ गए। बजगुणा करने के बाद सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, तो ये बचा हमारे पास बराबर 0। अब इसका हमने क्या कर दिया है, पक्षांतरण कर दिया है, माइनस वाले ने इसको ले गए जो प्लस के गए, और ए बी का मान इधर आ गया। इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। अब इसमें हमने किसका भाग दे दिया है, ए बी सी का। ए बी सी का भाग दे दिया, तो आपके पास देखो ए बी सी का भाग देने के बाद जो काट पीट के आपके पास बची है मान, वो क्या है, 1/c बराबर 1/b प्लस 1/a। अब देखो ये जो चीज आपके पास आई है इसका मिलान आपको सीधे डायरेक्ट फिर कहां करना है, चित्र में। तो सी क्या था बताओ, ओते और एफ दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी, जिसको किससे दर्शाएंगे हम, स्मॉल एफ से। बी क्या है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाते हैं हम बी से, ये दर्शा दी। ए क्या है, दर्पण से लेकर वस्तु के बीच की दूरी को ए माना था, जिसको हम दर्शाते हैं यू से।
अब मेरे को क्या करना है, सी की जगह तो एफ रखना है, बी की जगह वी रखना है, ए की जगह यू रखना है, और ये जो हमारे पास सूत्र यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ है बच्चों, यही तो दर्पण सूत्र है। तो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना सिद्ध, ठीक है ना। तो ये दर्पण सूत्र आपको सिद्ध करना है, और बच्चों इस दर्पण सूत्र से अब हमको क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है। इसलिए इस दर्पण सूत्र को सिद्ध करना ढंग से आप सीख लो। भले ही आपको 2 बार वीडियो देखनी पड़े, लेकिन 2 बार वीडियो को देखेंगे अपने हाथ से, जब इसको लिखेंगे तो आपकी समझ में ज़रूर आएगा। और अगर कोई गड़बड़ दिखे तो मुझे कमेंट करना, ज़रूर बताना, मैं दोबारा से फिर समझा दूंगा भाइयों, ठीक है। ओके।